हेलो दोस्तों। आज की इस कहानी का नाम है संक्रमण काल। इन दिनों मौसम का रत्ती रत्ती बदलना मन को भाने लगा था। खिली चखट धूप में सर्दियों के भारी भरकम कपड़े उतार कर रख जरूर दिए थे, पर उन्हें अंदर करने की हिम्मत नहीं थी। वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन बनी हुई थी। सर्दी गई या लौटकर फिर आएगी की दुविधा में कपड़ों का ढेर लग चुका था। घर के प्रत्येक सदस्य ने अपने ऊपर चढ़े कपड़ों की परतें कम कर रही थी, पर सुदेश अभी भी मफलर लपेटे बैठक में बैठे हुए थे। कानों में मफलर लिपटे होने के बावजूद बगल के कमरे से हल्ला गुल्ला आ रहा था। इस शोरगुल के बीच उनका रसगुल्ला क्या कर रहा होगा, यह विचार मन को भरा रहा था। रसगुल्ला, हाँ रसगुल्ला ही बुलाते हैं। वह अपने 2 माह के गुलाबी होठे, चिमकीली आंखें और दुधिया रंगत वाले पोते को, जिसका वास्तविक नाम रियांश है, नन्हा रियांश जब से इस घर में आया है वातावरण संगीतमय हो गई है। जी तो करता है उसी कमरे में बैठे बैठे उसे देखते रहे, पर ऐसा मुमकिन नहीं है। वह जब तक हंस खेल रहा है तब तक वह ठीक, जरा सा हुआ किया नहीं कि सब अलर्ट मोड पर आ जाते हैं। पत्नी इला यानी बच्चों की दादी उन्हें आँख के इशारे से बाहर जाने को कहती है। इशारा कि नन्हा दूध पिएगा। बोतल से दूध अभी पीना शुरू नहीं किया ना, जब शुरू करेगा तब शायद यह बाध्यता बंद हो। इला बहू आर्या और बेटे श्लोक की मिली-जुली हंसी बातचीत के स्वर के साथ पोते की आवाज़ें कानों में पड़ती है, तब लगता है कि उन्हें मर्द होने की सजा मिल रही है, वरना क्या किसी का मजाल जो उन्हें कमरे से बाहर का रास्ता दिखाए। उन्हें याद है जब श्लोक पैदा हुआ था तब वह इला के इर्द गिर्द रहना चाहते थे, पर तब दूसरा जमाना और दूसरी समस्याएं थी। माँ की आंखें घूरती, इशारा साफ होता कि दीदी बुआ चाचियों की मौजूदगी में जरा पिता प्रेम की प्रदर्शनी करो। संयुक्त परिवार में दादी चाचा चाची मामा माता पिता की गोद से श्लोक की छुट्टी मिलती, तब वह उनके साथ आता। रात को जरा सा रोया तो दरवाजे पर क्या हुआ का प्रश्न लिए उसे संभालने के लिए कोई ना कोई खड़ा मिलता। यह वाकई एक सहूलियत थी जो शिशु के लालन पालन की दुश्चिंताओं से मुक्त किए थे, पर अपने का साथ पाना आधी अधूरी रही, इसका मलाल तो रही। दिन भर ऑफिस और शाम को परिवार से घिरे श्लोक को निहारने या कभी कभार गोद में उठा लेने भर से संतोष क्या ही मिलता। सुदेश विचारों में डूबे हुए थे कि तभी उनकी नज़र सामने के दरवाजे पर पड़ गई। पूर्वा और श्लोक खड़े बातें कर रहे थे। पूर्वा आर्या के बचपन की सहेली है, इन दिनों अक्सर ही घर आ जाती है। आर्या की डिलीवरी के बाद उसकी काफ़ी मदद करती है, पर इन दिनों वह उन्हें खटकने लगी है। पिछले 2-4 बार से नोटिस किया कि पूर्वा के हाव भाव कुछ बदले से हैं, और श्लोक और उसकी केमिस्ट्री किसी आने वाले खतरे का संकेत दे रही है। हो सकता है कि वह स्त्री पुरुष के बीच की प्रकृति पद्धत आकर्षण को लेकर वह कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, पर यदि थोड़ा भी कुछ है तो वह भी नहीं सही नहीं है।
आर्या और इला बच्चे में व्यस्त हैं, इसलिए शायद वह पूर्वा और श्लेक की दबी दबी मुस्कुराहट नहीं देख पाती है, ध्यान नहीं दे पाती है कि श्लोक पूर्वा को छोड़ने जाता है तो दरवाजे के बाहर देर तक उनके बीच बातचीत होती रहती है। उन्होंने शायद नोटिस किया कि नन्हे को पूर्वा का थामते स्पर्श कर जाती है, जब कैसे उसके चेहरे पर हया की लाली छा जाती है। कल किस तरह उसके बालों की लटों का दांत से कान के पीछे किया, किस तरह आज श्लोक की नजरें रह रह कर उस पर टिक जा रही थी। भला हो तो जो आर्या उस वक्त बाथरूम में थी और इला रसोई में, पर वह वहीं कुर्सी पर बैठे उनकी केमिस्ट्री का यह नया अध्याय पढ़कर यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि जो वह समझ रहे हैं वह कितना सही है। आजकल लड़के लड़कियां बात बेबात एक दूसरे को स्पर्श कर लेते हैं, गले लग जाते हैं। ऐसे में यह सब कोई बड़ी बात भी नहीं, पर फिर भी मन कहत है कि जरूर प्यार का कोई हार्मोन एक्टिव हुआ है, तभी उन दोनों को एक दूसरे को तिरछी नज़र से देखने की ज़रूरत पड़ रही है। पापा पापा, सहसा श्लोक की आवाज़ कानों में पड़ी तो सुदेश चौंक कर विचारों के घेरे से बाहर निकले। हाँ हाँ, क्या हुआ? ऐसा क्या सोच रहे हैं कि मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं? और हाँ, यह मफरल उतार दीजिए, अब इतनी सर्दी नहीं है कि मफरल की ज़रूरत पड़े। खैर ये बताइए, गाड़ी की चाबी कहाँ है? उसने पूछा। गाड़ी की चाबी क्या करोगे? आर्या की कैब 3-4 बार कैंसिल हो चुकी है, उसे छोड़ आता हूँ। श्लोक के कहने पर वह उठे और एक ड्राइवर को खंगाल कर चाबी निकाली और पकड़ा दी। बताओ, यहाँ रखी है चाबी, और मैं पूरे घर में ढूंढ आया। श्लोक सुन जाया तो वह मुस्कुराए। दरअसल इला ने इन दिनों सख्त हिदायत दी है, अगर किसी का सामान अस्त व्यस्त दिखा, यानी निर्धारित स्थान से चीज हटी, तो फिर ढूंढते रहना। शुरुआत में चीज़ों को ढूंढने में उन्होंने भी काफ़ी मशक्कत की, फिर समझ गए कि टीवी कैबिनेट के नीचे बनी चौड़ी गहरी ड्रॉवर में बड़ी बेदर्दी से इला चाबी, चश्मा, रुमाल, डायरी और छुट्टे रुपए पैसे डाल देती है। समझने में समय लगा कि गुस्सा निकालते समय भी वह ध्यान रखती है कि चीज़ें सुरक्षित रहे। ऐसे में विरोध भी दिख जाता है और जरूरी सामान की सुरक्षा को भी कोई खतरा नहीं। हाँ, ढूंढने वाला हलकाम हो जाते, इसमें वह परम आनंद का अनुभव करती है। सुदेश के विचारों की धारा सहसा इला की ओर मुड़ गई, जो आजकल काफ़ी खुश और व्यस्त है। पोते होने की खुशी में मैं वह उड़ी उड़ी फिर रही हूँ। एक समय था जब उसके और इला के रिश्तों में भूचाल आया था। वह उससे नाराज थी। विचारों का कारवां सहसा अतीत की ओर मुड़ गया तो उनकी भावभंगिता गंभीर हो गई। देर तक वह अतीत में डूबे रहे। तकरीबन 1-1.5 घंटा वर्तमान में आए तो देखा इला चाय की ट्रे पकड़े कह रही थी, उतार दो मफरल। चाय के लिए 3 आवाज़ें दी पर सुना नहीं तुमने। मम्मी, आप पापा का मफरल छिपा क्यों नहीं देती? श्लोक, जो शायद अभी अभी पूर्वा को छोड़कर घर में घुसा था, उसने भी इला का साथ दिया। मफरल तब छुपाओ जब ये
उड़कर इधर उधर डाले। चाय का ट्रे थामे इला ने खिंचाई की तो सुदेश मुस्कुरा पड़े और चुपचाप का कप उठाकर चुस्कियां भरने लगे। चाय का कप खाली करके तिपाई पर रखा तो नजर श्लोक पर पड़ी, जो मोबाइल पर नजरें गड़ाए मंद मंद मुस्कुरा रहा था। ये समय संक्रमण काल का है, सावधानी में ही सुरक्षा है, वह सासा बोले तो श्लोक चिहुआ, मतलब? सुदेश उसे गहरी नजर से देखते हुए बोला, आओ बरखुरदार, लॉन में टहल कर आते हैं। श्लोक अभी भी असमंजस में था तो वह उसके कंधे पर हाथ रखकर झुके और कान में फुसफुसाए, चलो बाहर, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। श्लोक हक्का बक्का उठा और सुदेश के पीछे चल पड़ा। लॉन में धूप सिमट चुकी थी और अब हवा में हल्की सी रन थी, तो सुदेश ने मफरल को जरा ठीक से कानों में लपेटा। क्या कहना था मुझसे? श्लोक की व्यंग्यता से पूछा। सुदेश श्लोक के हाथों को थामते हुए बोला, मौसम बदल रहा है, इस बदलते मौसम को संक्रमण काल कहते हैं। फरवरी से मार्च की ओर बढ़ते महीने में जरा सावधानी बरतनी चाहिए। जरा सी लापरवाही हुई नहीं कि बीमारी गले आ पड़ी। अरे वो सब छोड़िए, ये बताइए कि कहना क्या है। जब नवंबर शुरू होता है ना, मैं तभी से अपने खान पान का ध्यान रखना आरंभ कर देता हूँ। गरिष्ठ और ठंडा नहीं खाता, पहनने ओढ़ने में भी कोताही नहीं करता। डरता हूँ बीमार ना पड़ूं, इसलिए सहज रहता हूँ। अरे वो सब समझ गया, ये बताइए कि कहना क्या था मुझसे। श्लोक खिजा तो सुदेश गंभीरता से बोले, यही कि तुम्हारे जीवन में भी संक्रमण काल चल रहा है। क्या मतलब हुआ? शक पकाया। मतलब? नए नए पिता बने हो, तुम्हारी पत्नी अब माँ भी है। आर्या ने 9 महीने की गर्भावस्था को पार कर बेटे को जन्म दिया है। इस वक्त आर्या और अपने बच्चे के प्रति पूर्ण समर्पित रहो। समर्पित माने डेडिकेट, वो तो हूँ। श्लोक के स्वर में विस्मय आ घुला तो सुदेश ने सिर हिलाया। पूरी तरह से समर्पित होते तो यूं कहते कहते वह रुके, फिर क्षणिक चुप्पी के बाद गला खंखार कर संकोच से बोले, जो गलती मैंने की तुम ना करना। श्लोक की हैरान नजरों से बसते हुए शून्य में देखते वे बोलते रहे, पूरा जीवन इला के प्रति समर्पित रहा, पर जीवन के उस पड़ाव पर जब जवानी और बुढ़ापे के बीच जंग छिड़ी होती है, एक औरत शारीरिक और मानसिक बदलाव से गुजर रही होती है, उस संक्रमण काल में मैंने उसके प्रति लापरवाही दिखाई। कैसी लापरवाही? श्लोक की सिंकुड़ी तो वह उसके हाथों को दबाते हुए बोले, उम्र के उस संक्रमण काल में मन भटक रहा था। स्मार्टफोन ने बहुत सी चीज़ें सहज उपलब्ध करा दी थी। मैं भी उस दलदल में फंसा। जानी अनजानी महिला मित्रों से रिश्ते बेशक जिस्मानी नहीं थे, पर जो भी थे इला को गुरूर तोड़ने के लिए काफ़ी थे। श्लोक सन्न बैठा था, उसकी आंखों में मम्मी की उग्र चिड़चिड़े अक्स उभरे महसूस किया था। पिछले कुछ सालों में वह पापा की जरा सी भी बात पर उखड़ जाती थी, मानो वह पापा पर झल्लाने का मौका ढूंढती हो। पापा की जरा सी भी बात को तुल देना और बातें सुनाना उनका स्वभाव बनता गया।
कभी कभी वह अनमनी गुमसुम दिखती तो कभी बेहद उग्र मनोपोज के बाद महिलाओं में ऐसे परिवर्तन आते हैं, यह उसने सुना था। लेकिन मम्मी पापा जरा सी जलती के पर बहस पढ़ने वाली मम्मी अपने किन छालों को फोड़ती है, यह आज समझा। बेचारे पापा मम्मी के मूड स्विंग को कैसे झेलते हैं। अच्छी भली खुश मिजाज मॉम का मनोपोज ने चौपट कर दिया। वह तो इन कुछ सालों में यही सोचता आया, पर आज जो पापा ने कहा उसे जानकर वह व्यथित था। इला ने मुझे झेल लिया क्योंकि वह बसे बसाए घर और तुम पर कोई आँच नहीं आना देना चाहती थी। पर आर्या को बीच में मत लाइए पापा, उसे क्या हुआ है? मैं क्या आपकी तरह हूँ? मेरी तरह ना बनो। आर्या और तुम्हारे रिश्तों को कुछ ना हो, इसलिए संक्रमण काल में सावधानी का सुझाव दे रहा हूँ। अरे पापा आप कुछ भी। श्लोक की आंखें चुराई तो सुदेश उसकी पीठ थपथपाकर बोले, इला ने जो नहीं किया वह आर्या कर सकती है। आर्या कुछ नहीं करेगी क्योंकि उसका गुरूर कायम रहेगा। पर आप पापा? श्लोक ने हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव से सुदेश को देखा तो वह अपराध भाव से बोले, सॉरी शब्द छोटा है, फिर भी उसे दिल से कर रहा हूँ। सॉरी तो मैं फील कर रहा हूँ मम्मी के लिए। उनके बदले मिजाज की ये वजह थी। आप ऐसा कुछ करोगे कौन सोच सकता था? श्लोक के चेहरे पर नाराजगी, अफसोस और हताशा देख सुदेश कुछ देर मौन रहे, फिर धीरे धीरे उसके कंधों को छुआ। नाराज हूँ तो? उसने कंधा झटका और फिर उनके बीच मौन पसर गया। पर ये भी सोचता हूँ ये सच्चाई बताने का रिस्क आपने मुझे संक्रमण काल के खतरे से बचाने के लिए लिया है, तो ऐसे पापा बुरे तो नहीं हो सकते हैं। कुछ देर बाद उसने स्वीकारा तो सुदेश अफसोस से बोले, बुरा शायद मैं कभी नहीं था, बस कमज़ोर था, इसलिए संक्रमण काल में खुद को सुरक्षित नहीं रख पाया। पिता का झुका सिर और माँ का परिवार के प्रति समर्पण याद कर श्लोक ने खुद को तुरंत संभाला। कमज़ोर नहीं हो सकते मेरे पापा, तष्ट भी नहीं। मम्मी को खोया विश्वास हासिल कीजिए। कोशिश तो करता हूँ पर ये आसान नहीं है। कुछ मसलों में भरोसा टूटने के बाद जुड़ता नहीं है। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं पर दर्द रहता है। कुछ गलतियाँ सारी अच्छाइयों को खाक कर देती है। तुम लोग यहाँ हो और मैं पूरे घर को ढूंढ आई। बरामदे में सासा आ खड़ी हुई। इला की आवाज़ सुनकर पहले तो दोनों चौंके, फिर श्लोक तेजी से इला की ओर बढ़ा और उसे गले से लगा लिया। क्या हुआ तुझे? उसका व्यवहार देख संकित इला ने पीठ पर हाथ फेरते हुए पूछा तो गले लगे ही बोला, आपको खुश देखकर अच्छा लगता है। इला क्या समझी पता नहीं, पर सुदेश उसकी मना स्थिति समझ रहे थे। यूं लगा मानो उनके गले में कुछ अटक गया हो। वह कुछ कहते उससे पहले ही इला श्लोक से बोली, माँ तो तेरी हमेशा ही खुश रहती है, अब जरा आर्या को भी खुश कर दो। रियांश 2 महीने का हो गया है, उसे हमारे पास छोड़कर आर्या को थोड़ा आसपास घुमा लाया करो, और नहीं तो वैलेंटाइन पर डिनर ही प्लान कर लो। अरे वाह क्या बात है मम्मी,
आज तो पूरी अपडेट रहती हो। क्यों नहीं, आप भी पापा के साथ डिनर प्लान कर लेती हो। हाँ हाँ, अब इस उम्र में यही बाकी रह गया है। इला की नज़रें सुदेश पर से फिसलती हुई श्लोक पर टिकी तो उन नज़रों में श्लोक ने एक हारा हुआ शिकायती भाव पढ़ लिया और फिर असहजता से अपने कमरे की ओर चल पड़ा। श्लोक के जाते ही सुदेश इला की ओर लपके और उसका हाथ पकड़कर बोले, श्लोक ठीक तो कह रहा है, कई दिनों से बाहर नहीं गए। तुम भी तो कितने दिनों से घर में फंसी हो। घूम आते हैं, कहीं मन बहल जाएगा। मेरा मन बच्चों के साथ बढ़िया बहलता है। इला का स्वर तख्ल हुआ तो सुदेश ने बेचारगी भरी नज़रों से उसे देखा। वे नज़रें कह रही थी, जो कुछ पीछे हुआ उसमें हमेशा उलझे रहने से आगे बढ़ना मुश्किल होता है। जवाब में इला की खाली नज़रें ने कहा, अब तुम बताओगे मुझे। यह सब बताना चाहता हूँ कि कुछ समय तुम्हारे साथ। सुदेश के भीगे स्वर को सुन इला पल भर को ठिठती। तो आओ, थोड़ी मटर छील दो, रसोई की बढ़ी थी। इला बिना उसे देखे बोली तो सुदेश झट से उसके पीछे हो लिए। रसोई की खटपट के बीच उनका रसगुल्ला यानी रियांश के किलकने की आवाज़ कानों में पड़ती रही। साथ ही पड़ती रही आर्या और श्लोक की छिटपिट बातचीत। वो शायद बड़े उत्साह से वैलेंटाइन प्लान कर रहे थे। आने वाले 2-4 दिन में वैलेंटाइन बीत चुका था, मौसम भी बदल गया था। सुदेश ने अपना मफरल निकाल कर रख दिया था। बदलते मौसम में सावधानी बरतने का गुण श्लोक ने अपने पापा से बखूबी सीखा। इसलिए इन दिनों जब भी पूर्वा आई, श्लोक अचानक व्यस्त हो जाता। आर्या ने और रियांश में ऐसे में पूर्वा का आना ना के बराबर ही हो गया। रियांश दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था और बढ़ रहा था। श्लोक और आर्या का प्यार और एक दूसरे के प्रति समर्पण, यही बात इला और सुदेश की तो वर्तमान भी लुत्फ उठा रहे थे। हाँ, इन सब के बीच अतीत के साइड इफ़ेक्ट कभी कभी इला में दिख जाते हैं, पर सुदेश ने उसे भी स्वीकार कर लिया है। वह जानता है कि फिल्मों में हैप्पी एंडिंग के साथ दर्शक निश्चित होकर मुस्कुराते हुए बाहर निकल आते हैं, पर असल ज़िंदगी में हैप्पीनेस बरकरार रखने के लिए सदा प्रयासरत रहना पड़ता है। वह जानता है कि परिवार नामक संस्था चलाने वाली औषधि अतीत के साइड इफ़ेक्ट की मारकता को तिल तिल कम कर जरूर करेगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।